हेलो नमस्कार बच्चों। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने 10th क्लास हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने मतलब 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है उस चैप्टर का, वो क्या है? वो है अपरिमेय संख्याओं पर पुनर्विचार। मतलब क्या है कि 9th क्लास में हमने जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में हम दोबारा से क्या करेंगे? पुनर्विचार करेंगे। उन्हीं के बारे में हम दोबारा से पढ़ेंगे। इसमें इसमें क्या है, जब 9th क्लास में हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा अपग्रेड है, मतलब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कुछ है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और अधिक आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत वीडियो की। इस क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याओं पर पुनर्विचार। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्याओं से बताने से पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं की। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? संख्याओं की। देखो, संख्याएं संख्याएं क्या है? संख्याएं 2 प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली जो संख्या होती है वो होती है वास्तविक संख्या। दूसरी जो संख्या होती है वो होती है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी जो संख्याएं होती है वो सब वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन जो काल्पनिक संख्या होती है वो क्या होती है? देखो, ये सभी संख्याएं आपने पढ़ी हुई है। जो काल्पनिक संख्या है वो आपके लिए एक नया नया है, नई संख्या है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो, आपने कभी भी इस प्रकार की जो संख्याएं होती है कि जैसे अंडर रूट में -4 हो गया, अंडर रूट में -16 हो गया, अंडर रूट के अंदर -2 हो गया, इस प्रकार की जो जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। ये एक 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट माइनस के अंदर अगर कोई अंडर रूट की संख्या होती है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार जो है वो होती है परिमेय संख्याएं। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। बात क्या करेंगे हम? परिमेय संख्याओं की। देखो, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है कि जो जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस की होती है वो सभी संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। हम बात करते हैं परिमेय संख्या होगी। तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? यहाँ पे आइए, देखो परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक या सह अभाज्य संख्या होती है।
मतलब क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p इज नॉट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी p की जगह क्या आएगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और p और q पूर्णांक या फिर सह अभाज्य होते हैं। मतलब ये जो कोई भी संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हो या बदल सकते हो या पहले से वो p बटे q के रूप में लिखी हुई है, और जहां पे q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, या तो पूर्णांक होने चाहिए या फिर उसकी जगह सह अभाज्य भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब जो परिमेय संख्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, देखो परिमेय संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, कि जैसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या, ये एक परिमेय संख्या का ही रूप है। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या का ही प्रकार है। तीसरी होती है पूर्णांक संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। चौथी होती है भाज्य संख्या, पांचवी होती है अभाज्य संख्या, छठी होती है सह अभाज्य संख्या, सातवीं होती है भिन्न संख्या, आठवीं होती है दशमलव संख्या, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। ये सभी संख्याएं आपने पढ़ी है, ये सभी संख्याएं आपने पढ़ी है। ये सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या होती है एक, दो, तीन, चार, पांच। मतलब कि जो हमने गिनने योग्य जो संख्या होती है, मतलब जो बचपन से जब हम गिनती सीखते हैं छोटी क्लासों में, तो वो एक, दो, तीन से स्टार्ट करते हैं। मतलब जो प्रकृति में सबसे पहले जो संख्याएं आई उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब बचपन में हम जब एक, दो, तीन, चार सीखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। इन संख्याओं में इनके जो बीच में जो संख्याएं आती है वो शामिल नहीं होती है। ये संख्या एक से स्टार्ट होती है, मतलब 1 2 3 4 5 और अनंत तक अपन इसको बोल सकते हैं। ये सभी संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। इसके बाद में बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या क्या होती है कि ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में मैंने जीरो को और मिला दिया तो वो संख्या क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में अगर मैंने जीरो को मिला दिया तो वो क्या बन गई, पूर्ण बन गई। इसके बाद में है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो पूर्णांक संख्या होती है कि ये जो पूर्ण संख्या आपको दिख रही है, अगर इन्हीं संख्याओं को मैं माइनस में भी लिख दूं, इन्हीं संख्याओं को अगर मैं माइनस में भी लिख दूं और इन्हीं संख्याओं को अगर मैं प्लस में भी लिख दूं, तो वो संख्या क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। मतलब जितनी भी गिनने योग्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 माइनस, ये सभी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद में अगला जो अपना टाइप था वो है देखो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है कि वे संख्या जो खुद के अलावा किसी दूसरे से भी डिवाइड हो, मतलब जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। तो वो होती है 4, 6, 8,
9। ये सभी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है। इन सभी संख्याओं में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। 4 में 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। 6 में 3 के अलावा 6 में 6 के अलावा 2 का 3 का भी भाग जाता है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। और जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है, उन जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है वो सम संख्याएं भी हो सकती है और विषम संख्याएं भी हो सकती है। और पहली जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। इसी प्रकार होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है कि वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। और दो क्या है? दो पहली अभाज्य संख्या है जो केवल सम है। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सिर्फ 2 को छोड़कर। मतलब 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। मतलब सम एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है। इसके बाद में अभाज्य संख्या के बाद में है सह अभाज्य संख्या। देखो, सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब है? इस सह अभाज्य संख्या का इस अभाज्य संख्या से कोई रिलेशन नहीं है। इस सह अभाज्य संख्या का इस अभाज्य संख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। सह अभाज्य संख्या एक सिंगल संख्या नहीं होती है। मतलब एक संख्या नहीं होती है। सहभाज्य संख्याओं के लिए 2 संख्याएं होना जरूरी है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है ऐसी 2 संख्याओं का समूह है, ऐसी 2 संख्याओं का समूह है जिनका में से एक होता है। ऐसी 2 संख्याओं का समूह है, ऐसी 2 संख्याओं का समूह है जिनका में से एक होता है। जैसे 1 और 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, कुछ भी हो सकता है। 12 और 13, इन सभी संख्याओं का में से क्या है? एक है। देखो 12 और 13 का जब में से निकालेंगे तो भी क्या है? एक है। 1 और 1 का में से निकालेंगे तो भी एक है। 1 और 2 का में से निकाले तो भी एक है। तो ये है सह अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी दो संख्याएं जिनका में से क्या हो? एक हो, वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य कहलाती है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका में से क्या हो? एक हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में आगे है भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याओं के बारे में आप जानते हो कि जो संख्याएं हर और अंश और हर के रूप में लिखी जाती है उनको अपन क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। मतलब जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? भिन्न संख्याएं। 1/2, 2/3, 5/7, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? भिन्न संख्याएं होती है। इसके बाद में है दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं के बारे में भी आपने पढ़ा है। दशमलव संख्याएं क्या होती है कि जो संख्याएं बीच में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसे दशमलव कहते हैं, इस रूप में वो लिखी जाती है, वो दशमलव संख्याएं होती। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, या फिर ये समझ लो कि जिस संख्या के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कौन सी होती है? कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका लास्ट का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती। इसके बाद में है, देखो एक परिमेय है। ये परिमेय क्या है? देखो परिमेय क्या है? परिमेय है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसमें क्या है? जैसे मान लो कि p एक अभाज्य संख्या है।
सॉरी, इससे पहले, ये बताने से पहले मैं आपको एक अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या क्या होती है वो हमने पढ़ा। परिमेय संख्या होती है कि वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पे q क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, या फिर सह अभाज्य होने चाहिए। अब आगे देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, वे क्या कहलाती है? जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहां भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q दोनों क्या होते हैं, सहभाज्य या पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लो मैंने लिखा जीरो, 1/0, ठीक है, यहाँ पे q क्या है, जीरो है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब है कि इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। जब इसकी वैल्यू ही अपन नहीं बता सकते, तो अपन ये कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार कि जैसे मैंने लिखा पाई, तो पाई क्या है, एक पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, या फिर 3.1, इस तरीके से। तो जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसी प्रकार ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब एक परिमेय है अपने पास, वो क्या है, देखो कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। देखो, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई, ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर, a की पावर n, ये जो p है वो a की पावर n को क्या करता है, विभाजित करता है। ये जो p है वो एक अभाज्य संख्या है, मतलब p की वैल्यू क्या हो सकती है, p की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इनमें कोई ना कोई एक संख्या हो सकती है। ये p की वैल्यू हो सकती है। तो p है ना, जो a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये जो p है वो इस a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो कि दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो दो है वो किसी चार की पावर 2, 4 की पावर 2 को क्या करता है, विभाजित कर रहा है। ये जो 2 है वो 4 की पावर 2 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 4 की पावर 2 को विभाजित करने का मतलब हो गया कि 2 की पावर 4 की पावर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं, 4 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद में ये इसको विभाजित कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो ये 4 को भी विभाजित करेगा। ये 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर 4 की पावर स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार ये मान लो कि 6 की पावर 2 है, ये विभाजित 3 है, वो 6 की पावर 2 को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 की पावर 2 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब जो 6 है, जो 6 है वो भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। इस परिमेय का मतलब क्या है कि यदि a की पावर n, मतलब p अगर a की पावर n को विभाजित करता है, तो ये जो p है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। और a यहाँ पे क्या है, एक कोई भी धनात्मक संख्या है। a क्या है, यहाँ पे कोई भी एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो p है वो इसको विभाजित करता है, तो p इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगर p इसको विभाजित करता है तो p इसको भी क्या करेगा, विभाजित करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि जैसे 2 है,
4 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 2 है वो 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार मैंने आपको यह बताया कि जो 3 है वो 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 3 है वो 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार अब अपने पास एक क्वेश्चन है इसमें कि दर्शाइए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो देखो अपरिमेय संख्या ये हमें भी पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या फिर ये समझ लो कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता। मतलब जो पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या नहीं होती है, मतलब जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वे सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वे सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा अब देखो अपने पास क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या अपन ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता। इसी प्रकार अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, अगर किसी अपरिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय या अपरिमेय सॉरी अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या ऐड करते हैं तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। इसी प्रकार अगर किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो वो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, मतलब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अगर किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। इसका उल्टा भी होगा, अगर अपरिमेय में परिमेय या अपरिमेय से परिमेय माइनस करेंगे तो भी अपरिमेय आएगा। अगर किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ऐड करेंगे तो भी हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। और अगर किसी अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने पास क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें भी पता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या है कि जिस संख्याओं का पूर्ण वर्ग, मतलब जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वे सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अंडर रूट 2 का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको कैसे सोल्व करना है, देखो इसको सोल्व ऐसे करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेय मान के चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल हमने मान लिया। अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q, जहां p और q सह अभाज्य है, सह
अभाज्य है। मतलब तो क्या कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। मतलब जो √2 है उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए, जो √2 है उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या माना है तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों ये क्या है, दोनों सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कि पी और क्यू का जो मैस है, पी और क्यू का मैस एक होगा, एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का जो मैस है वो एक होना चाहिए, या फिर ये समझ लो कि P और Q किसी एक कॉमन नंबर से विभाजित नहीं होने चाहिए। मतलब P और Q सिर्फ खुद से ही क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। P और Q सिर्फ क्या होने चाहिए, खुद से ही विभाजित होने चाहिए। मतलब किसी एक उभयनिष्ठ नंबर से विभाजित नहीं होने चाहिए। अब देखो √2 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अपन क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर तो आएगा √2 का स्क्वायर बराबर इधर आएगा पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 2। जब √2 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा √4 बराबर इधर आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, तो इसको लिख सकता हूं 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, इस क्यू को इधर ले आएंगे और इस 2 को इधर ले आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्यू स्क्वायर है बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, पी स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर जो 2 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हमारी जो परिमेय थी वो परिमेय क्या थी कि अगर ए की पावर एन, यदि पी है वो ए की पावर एन को विभाजित करता है, पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे देखो 2 एक अभाज्य संख्या है और वो पी स्क्वायर को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको समीकरण 1 लगा लेंगे। अतः देखो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 पी को भी विभाजित करेगा। अगर ये 2 इसको विभाजित करता है तो ये पी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब एक बात बताओ कि जब 2 पी को विभाजित करेगा तो विभाजित करने पे कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 2 पी को भी विभाजित करेगा। देखो जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसी प्रकार 2 पी को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो ये मान लिया कि 2 बटे पी, ये हमने मान लिया कि जब 2 पी को विभाजित करेगा तो उसकी वैल्यू आती है सी। उसकी वैल्यू क्या आती है, सी उसकी वैल्यू आती है। अब हमें क्या करेंगे, अब इस 2 को इधर ले जाओ तो पी बराबर क्या हो गया, 2 सी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो पी की वैल्यू है, ये जो पी का मान है, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। देखो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या रखना है, 2c इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 2। देखो पी की जगह मैंने क्या रखा 2c और इसके स्क्वायर है तो उसके भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपॉन 2 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2। तो ये क्या बन गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इस 2 का इधर मतलब पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में क्या आ गया c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है
वो जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे देखो, यहाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कर रहा है, अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो P को भी विभाजित कर रहा है और जो 2 है वो Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने P अपॉन Q के रूप में इसको लिखा और यहाँ पे हमने माना कि जब इसको P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे तो P और Q दोनों क्या होने चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, सह अभाज्य का मतलब मैंने बताया था कि P और Q वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होने चाहिए थे, किसी दूसरे कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए थे। उसको बोलते हैं सह अभाज्य। मतलब इन दोनों का जो मैस है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे देखो, P 2 से भी डिवाइड हो रहा है और Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब इन दोनों का जो मैस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों का मैस 2 आता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सह अभाज्य नहीं है। तो जब ये दोनों सह अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों परिमेय भी नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ P और Q, P और Q सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। अतः रूट 2 एक परिमेय नहीं है, रूट 2 एक परिमेय, रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ P और Q सह अभाज्य नहीं है, तो रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखो, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार करना है। इसमें भी क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः ये परिमेय संख्या है तो P बटे Q रूट 3, मतलब इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो P बटे Q इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। इसमें क्या होगा, इस Q स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और इस 3 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है वो P स्क्वायर को डिवाइड, विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ 3 क्या लिखेंगे कि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3 P को भी विभाजित
करेगा। अब देखो 3p को विभाजित करेगा, तो जब 3p को विभाजित करेगा तो विभाजित करने पे, जब 3p को विभाजित करेगा तो विभाजित करने पे कोई ना कोई नंबर तो जरूर आएगा। इसको समीकरण 1 लगाया है। जब p 3 को विभाजित सॉरी जब 3p को विभाजित करेगा तो उसकी वैल्यू, उसका मान क्या आएगा, c आएगा। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से देखो p बराबर क्या हो जाएगा 3c। यहाँ से ये जो p का मान है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3c इसका होल स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये आ गया 9c का होल 9c का स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 × 3 और 3 3 जा 9। जब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आएगा 3c का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, इस 3 को इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3 बराबर में इधर क्या बचेगा सी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इस 3 को इधर ले जाएंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जो क्यू स्क्वायर वो 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः अतः 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो 3 p को विभाजित करता है और जो 3 है वो q को भी विभाजित करेगा। मतलब क्या हुआ कि p और q सह अभाज्य होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों का जो मैस है वो 3 आ रहा है, इसका मतलब सह अभाज्य नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः p और q सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको करना है। इसके बाद में देखो, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था अगर किसी परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं, किसी परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं, यहाँ पे देखो अगर किसी परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इसको परिमेय मान के चलना है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस रूट, अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू 5 माइनस p अपॉन q। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया √3 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया 5q माइनस p अपॉन q। एलसीएम लेके इसके नीचे 1 लगा लिया, इसको एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है।
P/Q, ये पूरा P हो गया, ये पूरा Q हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ यहाँ 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान एक अपरिमेय आता है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो इस प्रकार से एक अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। आपको कमेंट में बता देना है, अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ क्लास देनी है तो मैं ज़रूर आपको वो क्लास समझाऊंगा, आपको वो चैप्टर ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।